नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की पीयूष प्रवाह का अध्ययन करेंगे। और पीयूष प्रवाह जो पाठ्यपुस्तक है उसमें एक चैप्टर है गोरा, ठीक है। उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो ये गोरा चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक रेखा चित्र है, ठीक है। यानी रेखाओं के द्वारा, शब्दों के द्वारा चित्र प्रस्तुत किया गया है। किसका? एक गाय का, जिसका नाम गौरांगिनी या गौरा है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसका कैसा स्वरूप था, उससे किस प्रकार की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी लेखिका की। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है लेखिका महादेवी वर्मा की। इनका जन्म हुआ है 1907 में और निधन हुआ है 1987 में, ठीक है। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी रचनाओं के कारण इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और ये छायावादी युग के से संबंध रखती है। और छायावादी युग के 4 प्रमुख विद्वानों में, 4 प्रमुख रचनाकारों में ये प्रमुख स्थान इनका है, ठीक है ना। तो ये चारों स्तंभों में से, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ, मजबूत स्तंभ हैं, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, निहार, नीरजा और यामा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ इस अध्याय में क्या कहा गया है? गौरा गाय के अंतरंग। अंतरंग का मतलब है अंदर का स्वरूप। अंदर का स्वरूप कैसा? कि जो गाय है, गाय कैसी होती है? सदैव भोले स्वभाव की होती है। भोला उसका आचरण है, पवित्र आचरण है उसका, ठीक है। जैसे गाय होती है सफ़ेद रंग की, ज़्यादातर हमने गाय देखी है, तो वो उसी प्रकार से उसका हृदय भी उसी प्रकार सफ़ेद होता है, पवित्र होता है। ये लेखिका ने बताया है, ठीक है। तो गाय के अंतरंग सौंदर्य का वर्णन, ठीक है, वो किस प्रकार भोली है और वो क्या करती है, उसे कोई मार भी देगा, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, सामान्य रूप से वो दूसरे वापस वार नहीं करती है। जैसे दूसरे जानवर जो हैं वो बदला लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन गाय ऐसा नहीं करती है, ठीक है। और उसके बाह्य सौंदर्य के बारे में बताया है। बाहरी उसका सौंदर्य किस प्रकार का था, उस विशेषता के कारण वो एक विशेष दर्जा पाती थी, ठीक है ना। तो उसके बाह्य सौंदर्य के बारे में कहा गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उसके साथ में मानवीय संवेदना का रेखांकन किया गया है। मानवीय संवेदना का रेखांकन यहाँ बताया गया है कि चैप्टर के एंड में कहा गया है कि आह मेरा गोपालक देश, कि जिस देश में गायों को पाला जाता है, गायों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता है, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए भी उन गायों को मार भी देते हैं। उन्हें जरा भी दया नहीं आती है। इतनी भोले पशु को मारना, उसको पीड़ा पहुंचाना बिल्कुल अनुचित कृत्य है, ठीक है। ये लेखिका ने कहा है। तो इस चैप्टर में एक तो गाय के भीतरी सौंदर्य के बारे में, बाहरी सौंदर्य के बारे में, और लेखिका की मानवीय संवेदना उसके प्रकार, उसकी और उसके लिए किस प्रकार की थी, वो भी बताया गया है। और क्या कहा गया है? गाय का आगमन। गाय जब आती है लेखिका के घर पे तो किस प्रकार का दृश्य उपस्थित हो जाता है, और लेखिका के ममत्व, लेखिका गाय का आगमन और उनका स्वागत कैसे होता है, और लेखिका का ममत्व, ममत्व मतलब ममता का भाव, ठीक है, ममता का भाव, अपनेपन का भाव। तो वो लेखिका जो है वो गाय के प्रति या और भी सभी पशु और पक्षियों के प्रति वो क्या रखती है? अपनापन रखती है, आत्मीयता का भाव रखती है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, जब गाय परेशान होती है, बीमार हो जाती है, तो लेखिका को भी बड़ी पीड़ा होती है और वो उसके साथ में सदैव बनी रहती है। तो ममत्व का यहाँ पर कलात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है। और चित्रात्मक भाषा है। चित्रात्मक भाषा मतलब कि यहाँ इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि लगेगा कि वो गाय हमारे सामने उपस्थित हो गई है और शायद वो इस प्रकार की रही होगी, ठीक है। चित्रात्मक भाषा है, यानी चित्र उपस्थित कर देने वाली,
या उसको बिंब प्रधान शैली भी कह सकते हैं। बिंब का मतलब होता है कि ऐसा वर्णन किया जाएगा कि हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाएगा, उसे बिंब कहते हैं। ठीक है। और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब जो भाषा है वो चमत्कारिक है, आलंकारिक है। ठीक है। तो अब बात करते हैं चैप्टर की। तो इस चैप्टर में क्या कहा गया है, सबसे पहले तो गौरा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो लेखिका कहती है कि मेरी एक छोटी बहन है, श्यामा है, और उसके पास में एक गाय थी, और वो जो गाय थी वो बहुत सुंदर थी, और वो दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि अन्य पशुओं से उसको एक विशेष दर्जा हासिल हो गया था। ठीक है ना। तो लेखिका की बहन, छोटी बहन श्यामा ने लेखिका को कहा कि तुमको ये गाय को पालना चाहिए, ये जो मेरी गाय है तुम इसको ले जा सकती हो, तुम्हें इसको पालना चाहिए। ठीक है। लेकिन लेखिका कहती है कि इस प्रकार अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी पशु को पालना उचित नहीं है। यानी हम गाय को पालेंगे, क्यों पालेंगे, क्योंकि उससे हमको दूध चाहिए। ठीक है ना। वो जो भी हमको उससे सामान चाहिए तो वो अपनी ज़रूरत के लिए हम उसको पाल रहे हैं, तो ये गलत है। किसी भी पशु को, ठीक है ना, अपनी ज़रूरत के लिए हम पाल रहे हैं तो ऐसा करना अनुचित होता है लेखिका की नज़र में। ठीक है। लेखिका कहती है कि जो मेरी बहन थी श्यामा, उनकी जो बातें होती थी वो कैसी होती थी, प्रभावी होती थी, और वो ऐसा कहती है कि संक्रामक रोग के समान प्रभाव करती थी। संक्रामक रोग मतलब जिसको जिस व्यक्ति के संपर्क में कोई बीमार व्यक्ति आ गया है तो वो दूसरा भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा उसके प्रभाव से। तो उनकी बातें, लेखिका की बहन की बातें भी इस प्रकार की थी, इस प्रकार प्रभावी थी, इफेक्टिव थी कि वो सब लोग उनकी बातों के प्रभाव में आ जाते थे। ठीक है ना। तो लेखिका भी कहती है कि मैं भी उनकी बातों के प्रभाव में आ गई और मैंने उसको पालने का निश्चय किया कि मैं भी गाय को पालूंगी। ठीक है। उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया, और जब उस गाय को देखा तो इतनी ज़्यादा वो सुंदर थी, तो उसके स्वरूप को देखकर उनके जो पालने की जो मन में उनकी भावना थी वो क्या है, और भी ज़्यादा दृढ़ हो गई। अब तो मुझे इसको अपने घर पे लेकर जाना ही है। क्यों लेकर जाना है, कैसा स्वरूप था, समझिए। लेखिका कहती है कि उसका जो स्वरूप है, उसके अच्छे, उसके लचीले पैर थे, सुंदर लचीले पैर थे उसके। ठीक है। और भरे हुए पुट्ठे, उसकी जो कमर थी, मतलब उसका अच्छा शरीर था, पतली दुबली नहीं थी, अच्छा उसका भरा हुआ शरीर था। ठीक है। तो भरे हुए, चिकने भरे हुए उसके पुट्ठे थे, कमर मतलब अच्छी थी उसकी, चिकनी भरी हुई पीठ, ठीक ना, चिकनी थी उसके अंदर। ठीक ना। उसका शरीर अच्छा था, उसकी स्किन जो है वो चमकदार थी, उसकी जो है गर्दन थी वो लंबी और सुडौल गर्दन थी, सुडौल। ठीक है ना, ऐसे आकार में बनी हुई। ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, उसकी गर्दन बिल्कुल मुलायम थी और कोमल थी, सुडौल थी, और छोटे छोटे सींग थे, उसके सींग अभी निकल रहे थे, कम आयु की वो थी, अल्प वय की थी। ठीक है ना। तो वो उसके छोटे छोटे अभी सींग निकलने लगे थे, बहुत अच्छे वो लग रहे थे। और उसके जो कान थे, वो कान कैसा लग रहे थे, कमल की पंखुड़ियों के समान उसके कान लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कमल की पंखुड़ियाँ हो। ठीक है। और क्या कहा है कि चामर के समान उसकी पूँछ थी। पूँछ कैसी थी, बिल्कुल उसके पूँछ के जो बाल थे वो मुलायम थे, सॉफ्ट थे। ठीक है ना। और वो जब लहराती थी बहुत अच्छी वो लगती थी। ठीक है ना। तो चामर का मतलब क्या है, चामर, चामर के समान, चामर को कहते हैं चंवर। जो राजा महाराजा जब चलते थे तो उनके आसपास में जो लोग रहते थे, संतरी मंत्री जो लोग रहते थे, वो उनके साथ में एक बालों का एक गुच्छा सा, वो एक ऐसे पीछे उनके हवादार वो जो होता था उसको चंवर कहा जाता था, चंवर डुलाना।
ठीक है ना, राजा महाराजा के उस चारों तरफ किया जाता है, और कोई दुल्हा होगा, दुल्हा होता है घोड़ी पर वो बैठता है, तो उसके पास भी चंवर को लहराया जाता है, ठीक है ना। तो वो चंवर होता है, बालों के जैसा होता है और कोमल होता है, बड़ा मुलायम। तो लेखिका कहती है कि उसकी पूंछ भी जो कैसी थी, वो चामर के समान लग रही थी, चंवर के समान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो राजा महाराजाओं के सिर पर करने के लिए, हवा करने के लिए है, ठीक है। और उसके रोम मतलब उसकी जो रोमावली थी, उसके जो बाल थे शरीर पर, वो उस पर एक चमक थी। लेखिका ने कहा है कि जो एक स्वस्थ जो पशु होता है, जिसको कोई बीमारी नहीं होती, तो उसके शरीर पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है ना। जो भी कोई बीमार स्वस्थ मनुष्य होगा, चाहे पशु होगा, तो उसके चेहरे पर, उसके स्किन पर एक अलग ही ग्लो आ जाएगी, चमक होगी। तो लेखिका कहती है कि उसके रोमों पर एक ऐसी चमक थी, मानो लगता था कि उसके शरीर पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। अभ्रक का जो पाउडर है जिससे चमक बढ़ जाती है, तो ऐसा लगता था कि उसके शरीर पर अभ्रक का जो पाउडर है वो डाल दिया गया हो, जिसके कारण वो चमक रही है, शाइनिंग मार रही है। जहाँ पर भी उसके शरीर पर लाइट पड़ती थी तो फोक्स पड़ता था, ठीक है ना। उसका जो माथा था, उसका मस्तक था, वो चौड़ा माथा था, ठीक है, चौड़ा मस्तक उसका था। और उसकी आंखें जो थी जलकुंड के समान लगती थी। आंखों में एक तरल सौंदर्य था, आंखों में लिक्विड सा ऐसा बहता हुआ लगता था। आंखें उसकी किस प्रकार की थी, मानो कि दो जल के कुंड हैं, दो जल के तालाब हैं, ठीक है ना। तो वो स्वच्छ जल के कुंड के समान दो आंखें थी। और क्या कहा है कि उसका जो शरीर था वो बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल वाइट कलर का उसका शरीर था। ऐसा लगता था मानो इटालियन मार्बल की वो मूर्ति है, वो कोई वो प्राण नहीं है, सजीव नहीं है, बल्कि ऐसा मूर्ति के समान वो लगती थी, जिसको तराशा गया हो, बिल्कुल उसमें कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा उसमें नहीं हो, बिल्कुल ऐसे मूर्ति हो, और उसको नाप कर इंच भर नाप कर उसको बनाया गया हो, ऐसा उसका शरीर लगता था, ऐसा उसका शरीर उसका स्वरूप लगता था। किस प्रकार, इटालियन मार्बल की मूर्ति के समान। तो यहाँ हमने पढ़ा कि लेखिका ने बताया है कि उस गौरा गाय का जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था, अलग ही उसका स्वरूप था। अन्य गायों से, अन्य पशुओं से उसका स्वरूप जो है कुछ विशेष था, इसलिए उसको कुछ विशेष दर्जा मिल गया था, उसको विशेष श्रद्धा मिली थी, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा, इसलिए लेखिका कहती है कि मैं उस गाय को अपने घर पर लाने के लिए मजबूर हो गई। और फिर क्या हुआ, उसको लेखिका के घर पर लाया गया, उसका स्वागत हुआ। और लेखिका कहती है कि परिचित और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार उमड़ने लगा। जब सब लोगों ने सुना कि एक विशेष प्रकार की गाय आने वाली है, तो जितने भी मेरे परिचित थे, जानकार थे, रिलेटिव्स थे और परिचारक थे, परिचारक मतलब सेवक थे, नौकर थे, जो भी मेरे घर में आसपास काम करते थे, तो जितने भी परिचित थे, जितने भी नौकर थे, वो सब, उन सब के हृदय में क्या हो गया, श्रद्धा उमड़ने लगी कि इतनी, ये तो गाय तो पूजने लायक है, ठीक है ना, एक विशेष प्रकार की गाय है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए और उसके स्वरूप की ओर सबकी श्रद्धा होने लगी, श्रद्धा उमड़ने लगी सबकी। और तो उसका उस प्रकार से स्वागत किया गया हो जैसे कोई देवीय गाय हो, ऐसा स्वागत उसका किया गया। और उसको सफ़ेद और लाल गुलाब की माला उसको पहनाई गई सबसे पहले, ठीक है, जैसे कोई विशिष्ट अतिथि आया हो। और उसको केसर और रोली का एक टीका बड़ा सा लगाया गया, और उसको दही और पेड़ा उसको खिलाया गया, मीठा खिलाया गया उसको। और उसके सामने चौमुखा दीपक जलाया गया, चारों तरफ जो बत्ती होती है, चारों तरफ जिसके मुंह हो, ऐसा चौमुखा दीपक जलाया गया जो शुभ काम में जलाया जाता है, ठीक है ना। और उसकी आरती की गई, उसको दीपक जलाकर उसकी आरती की गई, यानी उसका स्वागत हो रहा है, एक शुभ काम हो रहा है, पवित्र कार्य हो रहा है।
इस पुण्य कार्य के लिए उसकी आरती की गई चौमुखे दीपक से, उसको मीठा मुंह उसको मीठा मुंह करवाया गया दही पेड़े से, और उसका नामकरण हुआ, उसका नाम रखा गया गौरांगिनी, यानी गोरे अंग वाली, या कह सकते हैं शॉर्ट में उसका नाम हो गया गौरा। ठीक है, तो उस समय उसका नाम गौरांगिनी रखा गया और गौरा उसका शॉर्ट रूप से नाम हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसका स्वागत हुआ और कुछ ही दिनों में वो उस घर में, लेखिका के घर में हिल मिल गई। लेखिका के घर में और भी बहुत सारे पशु थे, पक्षी थे, और वो उन सब पशुओं से, पक्षियों से वो थोड़े ही दिनों में हिल मिल गई, और ऐसा लगता ही नहीं था कि ये अभी नया मेहमान है, ऐसा नहीं लगता था। तो वो क्या करने लगी, गौरा की क्या प्रतिक्रियाएं होती, वो क्या करने लगी, वो अन्य पशुओं के साथ मिलजुल कर रहने लगी। वो छोटे जो पक्षी थे वो उसके शरीर पर इधर उधर घूमते रहते थे आराम से, ठीक है ना, वो डरते नहीं थे। बिल्ली है, कुत्ता है, वो सब उसके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है ना, उनमें किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं है, किसी प्रकार का कोई अनजानापन नहीं था। ठीक है, तो गौरा की क्या प्रतिक्रियाएं होती थी कि वो सब छोटे और बड़े का भेद मिट गया था। सब लोग वहाँ घूम रहे हैं, कुत्ता भी घूम रहा है, बिल्ली भी घूम रही है, ठीक है ना। कुत्ता वैसे बिल्ली का शत्रु होता है, लेकिन वो सब मित्र हो गए थे आपस में उस समय। ठीक है, इस प्रकार का माहौल बन गया था, और उसमें मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई थी, और मनुष्यों के प्रति, लेखक के प्रति भी वो क्या करती थी, लेखिका के प्रति भी वो प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती थी। कब, जब लेखिका की गाड़ी गेट पर आ जाती थी तो उसे पता लग जाता था, और वो स्वर में पुकार करती थी, वो बुलाती थी, ऐसा लगता था। ठीक है, तो लेखिका के प्रवेश पर भी वो बुलाती थी, शोर करती थी, और जब भोजन के लिए थोड़ी भी लेट हो जाते थे तो भी वो गाय जो है वो पुकार करने लगती थी। ठीक है, और उसे लेखिका का साथ पसंद था। जब भी लेखिका उसके पास में बैठती थी तो वो गर्दन आगे बढ़ा देती थी, ठीक है ना, और लेखिका उसकी गर्दन पर हाथ फिराने लगती थी, तो उसे बहुत अच्छा लगता था, अच्छी उसको फीलिंग आती थी कि कोई मेरे साथ में है और मुझसे इतना प्रेम या लगाव करता है। ठीक है ना, तो वो अपने गर्दन को आगे बढ़ाती थी, लेखिका उसको अपने गाय के चेहरे को अपनी गोद में रखती थी और उसको, गाय को सहलाने लगती थी, उसके गर्दन को, उसके चेहरे को सहलाने लगती थी, हाथ से उसके हाथ फिराने लगती थी। उसको इस प्रकार से गाय को बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो इस प्रकार से गौरा की प्रतिक्रियाएं होती थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस रेखा चित्र की, ये जो गौरा रेखा चित्र है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसमें 5 विशेषताएं यहाँ पर दी है लेखक ने। सबसे पहले क्या है, इसकी भाषा। भाषा क्या है, एक अलंकारिक है, चमत्कारिक भाषा यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। बिंब प्रधान शैली यहाँ पर प्रयुक्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाषा जो है वो जो है चमत्कारिक और अलंकारिक है। इसके बाद में मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना का मतलब है कि लेखिका गाय की ज़रूरतों को, गाय की भावना को वो समझती थी, ठीक है, उससे वो अपना प्रेम प्रदर्शित करती थी। और जब लेखिका की जो गाय है जब बीमार हो जाती है तब लेखिका भी बड़ी व्यथित हो जाती है, ठीक है, और उसको इलाज करने के लिए, उसका उपाय करने के लिए बहुत सारे प्रयास वो करती है। और जब गाय का निधन हो जाता है तो बड़ी व्याकुल हो जाती है लेखिका, बेचैन हो जाती है। तो यहाँ मानवीय संवेदना के बारे में भी बताया गया है। और उसके बाद में अलंकारिक शैली, यहाँ पर बिंब प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। किसी भी बात को प्रकट करने के लिए यहाँ बिंब प्रयुक्त किए गए हैं और प्रतीकों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर चित्रोपमता। चित्रोपमता का मतलब है कि गाय का जो स्वरूप बताने के लिए यहाँ पर उसके चित्र को उपस्थित कर दिया गया है, शब्दों के माध्यम से चित्र उपस्थित कर दिया गया है। और 5वां है यथार्थता। यथार्थता मतलब वास्तविकता का वास्तविकता यहाँ प्रकट की गई है कि किस प्रकार से
उस गाय को लेखिका के बहन के घर से लाया गया और किस प्रकार से उसका स्वागत हुआ, किस प्रकार से उसका पूरा जीवन लेखिका के वहाँ बीता घर में, और किस प्रकार से उसकी जो अंतिम शव यात्रा हुई वो किस प्रकार से वो सबके लिए एक दुख का विषय था, एक भारी बड़े विषाद का विषय था। ठीक है ना। तो इसमें इस सब प्रकटीकरण में यथार्थता का वर्णन, यथार्थता से वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो आज हमने समझा गाय के स्वरूप के बारे में, उसका स्वागत किस प्रकार से हुआ और वो गोरा किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं देती थी। आगे के चैप्टर की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।